लोकेश, आपका अपना फॉरेंसिक एक्सपर्ट। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों फिंगरप्रिंट्स के बारे में कि आखिर दो फिंगरप्रिंट्स को मैच कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो फिंगरप्रिंट है वो किस सरफेस पर है। अगर हम बात करें जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस की, ये फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए, जो कि डोर हैंडल पे फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे या कहीं और फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे। दोस्तों, ऐसे फिंगरप्रिंट्स को हम कहते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट्स, यानी कि इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरे तरीके के फिंगरप्रिंट्स जो क्राइम सीन पर मिलते हैं या किसी भी चीज पर मिलते हैं, वो दोस्तों होते हैं पेटेंट फिंगरप्रिंट्स, यानी कि विजिबल फिंगरप्रिंट्स जो हमको दिखते हैं, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी पेपर्स पर हैं या खून के रंगे हाथ कहीं दीवार पर लगे हुए हैं या किसी चीज पर। तो ऐसे फिंगरप्रिंट्स को हम कहते हैं दोस्तों पेटेंट फिंगरप्रिंट्स। और नंबर थर्ड कैटेगरी है दोस्तों प्लास्टिक प्रिंट्स की, यानी कि सेमी विजिबल, जैसे कि साबुन के ऊपर, सोप के ऊपर, वैक्स के ऊपर या च्युइंगम के ऊपर आपने फिंगरप्रिंट्स देखे होंगे, ऐसे फिंगरप्रिंट्स। अब डिपेंड करता है दोस्तों किस तरीके के फिंगरप्रिंट्स हमको क्राइम सीन पर मिले हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स की, यानी कि लेटेंट फिंगरप्रिंट्स की, जो हमको दिखते नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों जरूरत होती है उन्हें लोकेट करने की कि आखिर वो फिंगरप्रिंट्स है कहाँ। अब मान लीजिए सुशांत का ही केस था, तो डोर हैंडल पे अगर पुलिस वाले फिंगरप्रिंट देखते या इन्वेस्टिगेटर या फॉरेंसिक एक्सपर्ट अगर फिंगरप्रिंट देखते, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस का या यूवी लैंप का, यूवी टॉर्च का यूज करते और वहां पे पहले लोकेट करते कि कोई फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं है। उसके बाद दोस्तों कई सारे मेथड आपने मूवीज में देखा है, आपने क्राइम सीरीज में देखा होगा कि पाउडर मेथड से, पाउडर से ब्रश करके जो फिंगरप्रिंट डेवलप किए जाते हैं, वो एक मेथड हो सकता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर है तो दूसरा केमिकल मेथड हो सकता है, फ्यूमिंग मेथड, आयोडीन फ्यूमिंग, सुपर ग्लू फ्यूमिंग, जिसके बारे में मैं आपको अगली अपनी लेक्चर वीडियोस में बताऊंगा डिटेल में। तो ये सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले काम है दोस्तों उनको विजुअलाइज करने का, यानी कि उनको डेवलप करने का, उनको एक ऐसी स्थिति में लेके आने का कि जब फिंगरप्रिंट्स दिखने लग जाएं। उसके बाद दोस्तों उन्हें उस ऑब्जेक्ट से, चाहे वो डोर हैंडल हो, ग्लास हो, फायर आर्म हो, कोई भी चीज है, वहां से उसको लिफ्ट करना। तो आपने देखा होगा टेप से लिफ्ट करते हैं, टेप से लिफ्ट करने के बाद उसको पेपर पे ट्रांसफर करते हैं। उसको बहुत सारी उसकी एनहेंसिंग टेक्निक हैं जो हम फोटोग्राफी के द्वारा अलग अलग फिल्टर्स लगा के उनको एनहेंस करते हैं और एक ऐसी स्थिति में फिंगरप्रिंट्स को ले आते हैं कि वहां पर वो हमें विजिबल दिखाई देने लग जाए। तो ये बन गया हमारा लेटेंट से पेटेंट प्रिंट, यानी कि हमने उसको विजुअलाइज कर लिया, हमने उसको डेवलप कर लिया और अब हम उसको स्पेसिमेन से कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी तो पेटेंट की थी जो ऑलरेडी दिख रहे हैं। अब मान लीजिए कि कहीं भी दीवार पर एक खून से रंगा फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर ये बता रहा हूँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि उसकी फोटोग्राफी कर ली जाए और फोटोग्राफी से फिर स्पेसिमेन को कंपेयर किया जाए एनलार्ज करने के बाद। देखिए, एनलार्जमेंट यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स इतने माइन्यूट होते हैं और उनकी जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इतनी माइन्यूट होती हैं कि वो दिखाई नहीं देती हैं आमतौर पर, और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ही करना पड़ता है। इसीलिए सबसे अच्छी टेक्निक आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है एनलार्जमेंट, उनको बड़ा करके देखना। और फिर उनको बड़ा करके देखे, उनकी सबसे पहले डायरेक्शन असरटेन की जाती है, दोनों को एक ही ओरिएंटेशन में रखा जाता है, क्राइम सैंपल को और कंट्रोल स्पेसिमेन है उसको भी। अब मान लीजिए यही केस किसी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिस पर फर्जी फिंगरप्रिंट्स लगाए गए या किसी और ने लगाए, तो वही केस किया जाएगा, दोनों को एनलार्ज करके एक स्पेसिमेन लिया जाएगा और एक क्राइम सैंपल या डिस्प्यूटेड जो सैंपल है उसको लिया जाएगा। दोनों को एनलार्ज करके एक स्थिति में कंप्यूटर स्क्रीन पर आप रख सकते हैं। पहले ये काम मैनुअली होता था, पर अब क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत हाई है तो हम इसको स्कैन करके, हाई रेजोल्यूशन में स्कैन करके, एटलीस्ट 400 dpi पर स्कैन करके इसको हम साइड बाई साइड कंपैरिजन करते हैं और एक एक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें कि रिज काउंटिंग है, कितनी रिज नंबर ऑफ रिजेस है, रिज ट्रेसिंग है जो कि वर्ल्ड पैटर्न में होती है, जो आपको मैं किसी अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो दोनों में सबसे पहले हमें दोस्तों देखनी होती है क्लास कैरेक्टरिस्टिक। अगर दोनों की क्लास कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि पैटर्न एक ही है, रिज काउंटिंग एक ही है, रिज ट्रेसिंग एक ही हो रही है, तो उसके बाद जाते हैं हम दोस्तों इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। डिफाइन करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि है कोर, डेल्टा, टाइपलाइंस, और इसके बाद हमारी अलग माइन्यूशियाज आती है जिनको हम कहते हैं बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन, एनक्लोजर्स, डॉट। ये सारी चीजें दोनों फिंगरप्रिंट में, इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन, इनकी फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हैं, किस पोजीशन पर हैं, एक ही पोजीशन पर है या नहीं, ये हम चीजें देखते हैं और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये फिंगरप्रिंट सेम है या नहीं है।
अब दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपने फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पर नहीं छोड़ेगा। वो ग्लव्स भी पहन के आ सकता है या ग्लव्स नहीं भी पहने हैं तो वो ऐसे चीजों को टच करता है, आपने बहुत बहुत ही सावधानी से, कि उसके फिंगरप्रिंट्स कहीं वहां ना रह जाएं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों खाली कुछ ही रिजेस मिलती हैं, पार्शियल रिजेस मिलती हैं, बहुत कम रिजेस मिलती हैं। इसीलिए कंपैरिजन में दोस्तों लगता है टाइम। कभी कभी सीबीआई जैसी एजेंसी भी बहुत ज्यादा टाइम लेती है, कुछ महीने भी लग सकते हैं इस काम में, और बहुत सारी एनहेंसिंग टेक्निक हैं, उनको यूटिलाइज करके इस समय को मिनिमाइज किया जा सकता है। पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि रिच कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडेंटिफाई होना, दिखना, और हमेशा इसलिए फिंगरप्रिंट दोस्तों कारगर नहीं होते हैं। तो हम सोचते तो हैं, आप सबने बोला, कई बार बोला कि सुशांत के केस में फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए, मैंने भी बोला अगर उनको तभी ले लिया जाता फिंगरप्रिंट्स को तो डेफिनेटली हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है आजकल, सीबीआई सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब के पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम पता कर सकते थे। पर क्योंकि अब फिंगरप्रिंट नहीं लिया गया और उसको बहुत लोगों ने टच किया, उस डोर हैंडल को बार बार पुलिस वाले आ जा रहे थे, बार बार कोई ना कोई उसको टच कर रहा था, सारे सामान को टच कर रहा था, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों फिंगरप्रिंट ओवरलैप हो जाते हैं और आपको पर्टिकुलर जो पर्सन के रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में फिंगरप्रिंट कोई भी कारगर नहीं होता। इसके बाद दोस्तों बात आती है, अगर क्लास कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक सेम है, और अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। स्पेसिमेन कैसे लिए जाएंगे, यानी कि कोई आपको कभी कभी क्या होता है जब हम स्पेसिमेन लेने जाते हैं तो बहुत बार हम चोर को वहीं पर पकड़ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी में चोरी हो गई है और मुझे अगर बुलाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए और वहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जिसने भी चोरी की होगी, ये एक थंब रूल है, जिसने भी चोरी की होती है या ऐसा कुछ किया होता है वो कभी भी अपने फिंगरप्रिंट स्पेसिमेन आसानी से नहीं देता। वो कभी इंक ज़्यादा कर देगा, कभी इंक बहुत कम कर देगा, हाथ कब आएगा। तो इस तरीके से हम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो पहचानते हैं कि दाल में कुछ काला है। हो सकता है कोई घबराहट की वजह से भी ये कर रहा हो, तो उसको सेकेंड राउंड में हम बाद में एलिमिनेट कर देते हैं, कोई इस तरीके का होता है। पर कोई बंदा, कोई व्यक्ति अगर बार बार यही चीज दोहरा रहा है, स्पेसिमेन देने में आनाकानी कर रहा है, तो डेफिनेटली कुछ दाल में काला है यहाँ पर। और फिर उसकी 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और 10 उंगलियों में से दोस्तों वो एक फिंगरप्रिंट जो क्राइम सीन पर मिला है कुछ रिजेस वाला, उसको कंपेयर करना। और मान लीजिए अगर 10 सस्पेक्ट है, 20 सस्पेक्ट है, 100 सस्पेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स की तादाद हजारों में पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा समय लगता है फिंगरप्रिंट को एनालाइज करने पे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ड्यूटी होती है दोस्तों इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, जो वहां पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हमने सुशांत के केस में क्या देखा कि प्रॉपरली प्रोटेक्शन नहीं हुई क्राइम सीन की, यानी कि सब लोग आ जा रहे हैं, कोई भी आ जा रहा है, वहां पे वीडियो भी बन रही है, तो बहुत सारे यहाँ पे जो ग्लिचेस, जो फिंगरप्रिंट हो सकते थे वो भी चले गए और उसके बाद क्राइम सीन को बाद में भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया। तो जो फ्रेश प्रिंट्स वहां पे मिल सकते थे वो नहीं मिले। इस वजह से दोस्तों बहुत सारी गलतियां होती हैं। अदरवाइज फिंगरप्रिंट इज मोर यूनिक देन डीएनए। 2 होमोजाइगोटिक ट्विंस का, यानी कि 2 एक ही जाइगोट, 2 जुड़वा भाइयों का जो एक ही जाइगोट से बने, उनका डीएनए सेम हो सकता है, पर दोस्तों उनके फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसलिए फिंगरप्रिंट्स को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सली यूज किया जाता है और इजीली इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या पैटर्न टाइप है, किस तरीके से, और किसी भी पर्सन को हम बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्राइम सीन पर, कि क्या आपने क्राइम सीन पर अच्छी तरह से देखभाल की है क्राइम सीन की, क्या आपने सारे एविडेंसेस प्रॉपरली कलेक्ट किए हैं, जो हमें सुशांत के केस में देखने को नहीं मिला। अब सीबीआई पहुंचती है 45 दिन के बाद। आप समझिए सीबीआई 45 दिन के बाद पहुंचती है, जबकि सब कुछ व्हाइट वॉश हो चुका है, पेंट हो चुका है, हर चीज क्लियर हो चुकी है। तो कैसे मिलेंगे दोस्तों वहां पर फिंगरप्रिंट्स? और अगर मिल भी जाते हैं तो किसी इन्वेस्टिगेटर के मिले, मान लीजिए किसी पुलिस वाले के मिले, वो तो बोल देगा कि हाँ मैं वहां पर था। तो इसलिए ये जो चीज होती है बहुत ही डेलिकेट होती है और बहुत ही इनको तुरंत ही इनको प्रोसेस करना पड़ता है। अगर वहाँ पर क्राइम सीन पर कोई करता है तो ये यहाँ पर एक बार गलती हो जाती है, छूट जाती है, तो वहाँ से हट जाती है। हाँ, बात की जाए अगर डॉक्यूमेंट पर फिंगरप्रिंट्स की, कोई डॉक्यूमेंट है, विल, प्रॉपर्टी पेपर्स हैं जो हमारे पास अक्सर केस आते रहते हैं, तो उस पर तो हमको साफ दिखाई दे रहा होता है। और वहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? ओवर इंकिंग की। जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आप देखेंगे अंगूठे के निशान जल्दी से ऐसी ठप्पा मार देते हैं, अच्छी तरह से नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों रिच कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से नहीं दिखती हैं। पर अगर इन्वेस्टिगेटर अच्छा है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट अच्छा है, तो उसको भी इमेज को एनहेंस करके
काफी हद तक वो इस कंडीशन में लेके आ सकता है कि दोनों फिंगरप्रिंट में कंपैरिजन किया जा सके। और सुपर इम्पोजिशन भी एक टेक्निक होती है, एक के ऊपर एक रख के फिंगरप्रिंट को देखा जाता है, जो कि पुराने जमाने में बहुत ज्यादा होता था। पर आजकल हाई टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चीजें हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, तो हम फिंगरप्रिंट्स की एनालिसिस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी बड़ी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं डिटेल जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।